गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त कृष्णा अरोड़ा आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया केस लेकर। आज का जो हमारा केस है वफ एक्ट 1955 के ऊपर है। गाइस, उसे स्टार्ट करने से पहले हम दो तीन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। गाइस, वफ का मतलब क्या होता है, इसके ओरिजिन कहाँ से हुई, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ, कितने प्रकार के होते हैं, इसके लिमिटेशंस क्या होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी समझते हुए फिर आगे केस की ओर बढ़ते हैं। गाइस, इसका मतलब ये होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ से पैसा जनरेट हो रहा हो और एक ऐसा आदमी जो कि खुदा के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअल मानता हो या अपना बहुत स्पिरिचुअल हो, अपनी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हो, ऐसे गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहता हो जो सक्षम नहीं है। एज लाइक गाइस कि जो पब्लिक में आपने देखा होगा कुछ चीज़ें प्रॉपर्टीज स्कूल में कन्वर्ट हो जाती हैं, कुछ अपने रिलीजियस तौर पर मस्जिदों पे कन्वर्ट हो जाती हैं, कुछ आपने देखा होगा कि कहीं उसमें गेस्ट हाउस तैयार करवा दिया जाता है। जो लोग शादी करने के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लोन्स, उनको दे दिया जाता है। उनके लिए एक छोटा मेंटेनेबल अमाउंट लिया जाता है उनसे और उनको दिया जाता है और उनको शादी करने के लिए वो पुख्ता कराया जाता है। गाइज, आगे चलते हैं हम इसके ओरिजिन कहाँ से। गाइज, ये मुस्लिम कम्युनिटी में पहले कभी नहीं था, पर ये इसका ओरिजिन एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, वो कुरान से डेवलप होता है। डेवलप होते हुए लोगों को समझ में आया कि इस दुनिया में एक ऐसा चैप्टर भी है जहाँ पे हमें नेकी कमानी है, हमें पुण्य कमाने हैं। इट मीन्स गाइज, यहाँ खुदा का जो इल्म है, जिसको वो कहते हैं कि वो सब कुछ जानता है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि सिर्फ दूसरों के लिए भी कुछ कर सकें। तो इस गाइस ये कॉन्सेप्ट ऐसा जनरेट होता है कि हमें पुण्य कमाना है तो हमें अल्लाह के बंदों के लिए कुछ ऐसा करके जाना पड़ेगा, उनके ऊपर कुछ ऐसा खर्च करना पड़ेगा जिसके वो हकदार हैं। खुदा ने हमको इतना परफेक्ट बनाया हुआ है, हम इतना लेवल बनाया हो कि हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो गाइस, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से जनरेट होता है। अब गाइस चलते हैं कितने प्रकार के होते हैं। गाइस, ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट, कॉसी और पब्लिक में गाइस मैंने बताया कि वो चैरिटेबल कन्वर्ट हो जाते हैं, वो रिलीजियस तरीके से मस्जिद बन जाती है। एजुकेशनल में गाइस स्कूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं और आपने लॉन्स के बारे में बताया मैंने। प्राइवेट में गाइस ऐसा होता है, एक कभी कभी हमारे घर में कुछ बड़े होते हैं, वो एक ही कमाने वाला होता है और हम लोग सब कम खाने वाले होते हैं। तो गाइस उनको ये लगता है कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मैं एक्सपायर हो जाऊँ, मैं कब चला जाऊँ पता नहीं चलेगा। तो वो अपनी प्रॉपर्टी को, जो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है उनकी, उसमें से एक तरह प्रॉपर्टी जिसमें इनकम जनरेट हो रही होती है तो उसे वफ में कन्वर्ट कर देते हैं और ये डीड होती है उनकी, ये बनाई जाती है कि जो इनकम जनरेट हो रही है इनसे हमारे इन बच्चों का, मेरे घर वाले जो लीगल रिलेशंस हैं हमारे और डिसेंडेंट्स हैं, इनका पालन पोषण होगा। और गाइस, जो मैंने कॉसी वाली बात है, ये इसमें दोनों चीज़ें मिक्सचर होती है। इट मीन्स नीचे हमने लोन दे दिया गया शादी करने के लिए, ऊपर हमारा घर है, तो मीन्स ये कॉसी हो गया, दोनों काम चल रहा है। वाफ भी, इनकम भी जनरेट हो रही है, लोगों को शादी करने के लिए हमने वो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको भी दिया गया हुआ है, और हमारा गाइस ऊपर घर भी है। ये चीज़ गाइस, ये दोनों चीज़ हो गई, ये कॉसी में कन्वर्ट हो जाती है। अब गाइस चलते हैं कि आखिर इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। गाइस, इसकी लिमिटेशंस 4 हैं एट प्रेजेंट। कि अगर आपने एक बार इसे कन्वर्ट कर दिया इस डीड को वाफ में, तो वो वापस रिवोक नहीं कर सकता, मीन्स आप उसे पलट के चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अगर आपने एक बार इसे निश्चित कर दिया तो वो 10 साल, 5 साल, 15 साल के लिए, 20 साल, 50 साल के लिए नहीं होगी, वो टिल लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। तीसरी चीज़ गाइस, आपने अगर उस चीज़ को, वो मूवेबल इमूवेबल दोनों होती है, अगर वो ख़राब हो रही है तो आप उसे चेंज करके नया ले सकते हो और उस वाफ को कंटिन्यू कर सकते हो। गाइस, इसमें एक, अगर जो एलआर वाली बात मैंने आपसे बताई, एलआर्स में अगर कोई नहीं बचता, मतलब लोग अगर उनके ख़ानदान में कोई नहीं बचते हैं, तो गाइस वो चैरिटी में कन्वर्ट हो जाती है, उसका कोई मालिक नहीं होता। चलते हैं अपने केस की ओर। आज का केस बहुत टिपिकल है, सॉलिड भी है गाइस, और एक बार आप समझ लेंगे स्टोरी की तो ज़िंदगी भर आपके माइंड में छाप बन के रह जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा केस है, जंजीरा खातून एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद फ़कीरुल्लाह, रेफरेंस AIR 1922, कलकत्ता 429। गाइस, इसमें वफ का जो एक्ट है उसके सेक्शन 3 क्लॉज B में बेनिफिट की बात की गई है। उस बेनिफिट में मतवाली जो ट्रस्ट के तौर पे उसके बेनिफिट्स की बात की गई। उसके बेनिफिट्स क्या होंगे अपने वेफ प्रॉपर्टी के प्रति। स्टार्ट करते हैं गाइस। इसके फैक्ट्स जो है गाइस, इसमें एक बंदा होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद इलाही बख्श सरकार, जिन्होंने 31 जनवरी 1915 में अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया था वाफ डीड में, और उनने उस वाफ डीड में एक मुतावली, मीन्स उनके जाने के बाद एक मुतावली मोहम्मद फ़कीरुल्लाह को बना दिया था कि मेरे जाने के बाद ये उस चीज़ के मुतावली बनेंगे। इसमें यह दिया हुआ है गाइस
इनके 6 बेटे होते हैं जो लीगल हायर्स होते हैं, जिनको 1/3 प्रॉपर्टी की इनकम जनरेट होते हुए उनका मेंटेनेंस चलता है। उन्होंने उस प्रॉपर्टी को उठा के 7वें बंदे को बेच दिया, मीन्स एक दूसरे बंदे को बेच दिया, ये कहते हुए कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये हम इसके हकदार हैं। उन्होंने इसको बेच दिया विदाउट टाइटल के, मीन्स उनका टाइटल नहीं था। तो गाइज इन्होंने एक जो मोहम्मद फ़कीरुल्लाह ट्रायल कोर्ट में अपनी अर्जी लगाते हुए कहा कि ये प्रॉपर्टी वाफ प्रॉपर्टी है, ये इनकी प्रॉपर्टी तो है ही नहीं है, कैसे बेच सकते हैं। तो गाइस इस चीज़ को देखते हुए कुछ इश्यूज जनरेट हुए, कुछ ऑब्जेक्शंस जनरेट हुए गाइस, अब वो डिस्कस करते हैं हम आपसे। इसमें ये कहा गया कि क्या जो इलाही बख्श थे जिनकी प्रॉपर्टी थी, क्या वो उस टाइम पे बीमारी से ग्रसित थे, क्या वो मर रहे थे उस टाइम पे बीमारी के चलते हुए, क्या वो उस टाइम पे फिजिकली मेंटली परेशान थे, क्या वो उस टाइम पे ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे थे जिसमें उन्होंने लीगल हायर से बात करना सही नहीं समझा, उनसे सलाह लेना सही नहीं समझा, क्या उनसे विदाउट कंसेंट में बना दी ये चीज़, क्या ये वाफ जो बनी हुई है डीड सही भी है या गलत है। आखिर इन चीज़ों पे चर्चा होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने डिग्री पारित करी कि नहीं, प्लेंटिफ जो है मोहम्मद फ़कीरुल्लाह ये सही है और इनके प्रति डिग्री पारित कर दी। पर ये डिफेंडेंट्स जो इनके 6 बच्चे और 7 जिनको बेची होती है वो पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी बात ये रखी कि ये जो प्रॉपर्टी, उन्होंने 4 पॉइंट रखे कि ये प्रॉपर्टी की जो डीड बनी है गलत है। गाइस उन्होंने ये रखा कि ये प्रॉपर्टी जो है इनऑपरेटिव है, ये फॉल्स है, मीन्स ये डल ही नहीं सकती वह प्रॉपर्टी में, बिकॉज उन्होंने 4 पॉइंट रखते हुए ये ना पहला पॉइंट रखा था। सेकंड पॉइंट गाइस उन्होंने ये रखा कि ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड है, मीन्स ये मॉर्गेज है प्रॉपर्टी, तो वाफ प्रॉपर्टी बन ही नहीं सकती। सेकंड पॉइंट कि जो मुतावली है, मीन्स जब उनके डैडी थे, मीन्स जो वाकिफ थे उस टाइम पे जिनको पोजेशन था उनके पास, ये कहीं दिया ही नहीं है कि जो उनके जाने के बाद ये जो प्रॉपर्टी है इनके हाथ में चली जाएगी, तो ये मुतावली कैसे हुए। चौथी चीज़ गाइस उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी इनवैलिड है, जो 1/3 जो प्रॉपर्टी इनका इनकम जनरेट कर रही है वो इनवैलिड है, क्योंकि उनसे कंसेंट ही नहीं ली गई थी, क्योंकि वो उस टाइम भी बीमार थे। गाइस इन चीज़ों को देखते हुए हाईकोर्ट में डिफेंडेंट्स ने अपने 4 पॉइंट रखे अपील में, उसको बहुत खूबसूरती से समझाते हुए ऑनरेबल जजेस ने अपनी बात रखी। चलिए समझते हैं। पहला पॉइंट जो उन्होंने कहा था कि ये जो डीड है फॉल्स है, इनऑपरेटिव है, तो हाई कोर्ट जजेस ने कहा कि इनऑपरेटिव नहीं है, क्योंकि इसने पहले ही हर चीज़ प्रॉपर तरीके से डिसाइड थी कि ये आपकी फैमिली के मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से। तो गाइस इस चीज़ को देखते हुए ये कहा गया कि ये सही है, पॉइंट गलत नहीं है। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है, डिफेंडेंट्स बोलते हैं कि ये बहुत कर्जे में थी, डूबी हुई थी, तो ये वाफ डीड कैसे हो सकती है। तो ऑनरेबल जजेस ने कहा कि वो उस टाइम मॉर्गेज थी प्रॉपर्टी आपकी, तो ये वाफ डीड उसके बाद कन्वर्ट हुई है, मींस आप मॉर्गेज प्रॉपर्टी को वाफ में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें से इनकम जनरेट हो रही है और आप उस जनरेट वाले इनकम से आप उस मॉर्गेज का पैसा दे रहे हो, तो ये सही है, गलत नहीं है। थर्ड पॉइंट उन्होंने ये कहा कि जब वाफ जिंदा थे उस टाइम पे जो अभी प्रेजेंट का मुतावली है वो उस टाइम पे था ही नहीं, मीन्स उस टाइम पे उसका अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं था, वो उस टाइम पे उस चीज़ के बारे में डिक्लेयर ही नहीं था, तो कैसे हम उसको मान लें मुतावली है वो आज के समय का हमारे। तो इस चीज़ को कहते हुए हाई कोर्ट जजेस कहते हैं कि मुतावली जो पहला वाला था वो आपके पिता थे इलाही बख्श, जो खुद ट्रस्टी थे उस प्रॉपर्टी के, तो वो उस टाइम पे मोहम्मद फ़कीरुल्लाह को कैसे मुतावली बना सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए कहा कि ये भी सही है, गलत नहीं है। चौथे पॉइंट पे उन्होंने ये कहा कि अगर जिस तरीके से आप डिफेंड कर रहे हो कि वो हमारे पापा के पिताश्री जिनकी तबीयत ख़राब थी, वो उन्होंने हमसे पूछा नहीं, सलाह नहीं ली और अपनी पूरी प्रॉपर्टी को वाफ में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें से 1/3 प्रॉपर्टी उस वाफ में कन्वर्ट हो गई। तो वो कहते हैं कि हाई कोर्ट जजेस ने प्रूव कर दिया इस चीज़ को कहते हुए कि जनवरी से लेकर फरवरी 1950 तक उन्होंने उस प्रॉपर्टी को वाफ में देखते हुए चलाया है। तो ये कैसे कह सकते हैं आप कि उनकी तबीयत सही नहीं थी, उन्होंने अपने मरने के डर से उस प्रॉपर्टी को वाफ में कन्वर्ट किया। उन्होंने सही समय पर रहते हुए उस प्रॉपर्टी को वाफ में तब्दील किया था और उस वाफ को चलाया भी है। तो आप कैसे आप इस चीज़ को कह सकते हो कि उन्होंने हमसे पूछा नहीं, सलाह नहीं ली। और अगर उन्हें ऐसा ही करना होता अपने सही, क्योंकि उस टाइम पे सही थे वो, अगर उन्होंने ऐसा ही करना था तो वो पूरी प्रॉपर्टी को वाफ में कन्वर्ट कर देते, पर उन्होंने उस टाइम पे 1/3 में ही कन्वर्ट किया। और कानून ये कहता है कि अगर बंदा अगर तबीयत सही नहीं है उसकी या वो बीमार है, तो वो अपनी 1/3 प्रॉपर्टी
को वाफ में कन्वर्ट कर सकता है, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने सिर्फ अपनी सही रहते हुए एक तय प्रॉपर्टी को ही वाफ में कन्वर्ट क्यों किया? तो इस चीज़ को उन्होंने अपना टाइमिंग बता के जनवरी से फरवरी 1950 तक का सफ़र बताया कि उस टाइम पे इस चीज़ को चला रहे थे। तो गाइस उस टाइम अब ये वो जजमेंट आया कि डिफेंडेंट्स जो इनके 6 बेटे और 7वां बंदा जिसको प्रॉपर्टी बेची जा रही थी और बेची गई थी, जिसको टाइटल नहीं मिल रहा था क्योंकि उनके बेटे के पास टाइटल नहीं था, कोर्ट ने ये केस ये की अपीलें उनकी डिसमिस करी और उनको कहा कि जो खर्चा मोहम्मद फ़खरुल्लाह मुतावली का जो ट्रस्टी है उसका हुआ है उसे दिया जाए। ये केस यहाँ पे ख़त्म होता है जजमेंट के तौर पे। अब चलते हैं